ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखिए हमने पर्श रसायन के बारे में कोलन जितना भी अधिशोषण था वो कंप्लीट किया। अधिशोषण के बाद में एक पर्श रसायन का ये नया टॉपिक जो फोर्थ लेक्चर में पढ़ने वाले आज के, वो है उत्प्रेरण। क्या नाम है उस टॉपिक का? उत्प्रेरण। उत्प्रेरण वही घटना या गुण है पृष्ठ का। घटना और गुण का मतलब ये हुआ कि एक घटना होती है, उत्प्रेरण घटना होती है। किसके द्वारा होती है? जैसे मैं बताऊं आपको, KClO3 है, ये टूटता है, ये बनाता है 2KCl प्लस 3O2। ये KClO3 है, पोटेशियम क्लोराइड जो है टूटता तब है जब 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं, तब जाके टूटता है। यानी अपने आप टूटेगा और इतना टेम्परेचर देंगे तब जो टूटेगा। बट एक ऐसा पदार्थ आता है जो उसमें डाल देगा ना बीच में रिएक्शन के दौरान। अगर 2KClO3 को टूटने के दौरान यदि आपने MnO2 डाल दिया, ये भी उसका चूर्ण ही होता है, ठोस चूर्ण है, ये केमिकल आपने डाल दिया, तो केमिकल डालने से इतना टेम्परेचर नहीं देना पड़ेगा, लगभग 338 डिग्री पर ही टूट जाएगा। जो क्रिया 600 पे हो रही थी वो आधे टेम्परेचर पे हो गई पूरी और टूट के बन गया 2KCl प्लस वही 3O2। हमें तो तोड़ना था ना, हमने कोई पदार्थ डाल दिया, इस पदार्थ के डालने से क्रिया हो गई आसान। क्यों हो गई ऐसे आसान और क्या डाला है आपने ऐसा? ये जो डाला है इस डालने वाले केमिकल को, जो केमिकल अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। हालांकि ऐसा नहीं कि बढ़ाता ही है, कुछ ऐसे भी होते हैं अपवाद जो घटा भी देते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो विक्रिया के वेग को बढ़ा या घटा सकते हैं, उन पदार्थ को, उस केमिकल को उत्प्रेरक कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। और ये उत्प्रेरक जो क्रिया कर रहा है, जो उत्प्रेरक है ना, जो क्रिया कर रहा है, उस क्रिया को कहते हैं उत्प्रेरण। बात समझना, हम वही क्रिया पढ़ने वाले हैं। क्रिया को घटना कह दो या होने वाले इस गुण को उत्प्रेरण कहते हैं। दोबारा समझिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने या घटाने वाले पदार्थ को उत्प्रेरक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक के द्वारा होने वाली क्रिया उत्प्रेरण कहलाती है। बात क्लियर? यानी हम यह समझ सकते हैं कि उत्प्रेरक के द्वारा होती उत्प्रेरण क्रिया। बट ये उत्प्रेरण क्रिया अगर समझे ना आगे तो 2 प्रकार की होती है। उत्प्रेरण क्रिया 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? सुनिए। एक होती है नंबर 1 समांगी उत्प्रेरण और नंबर 2 पे होता है विषमांगी उत्प्रेरण। एक तो हो गया समांगी उत्प्रेरण और एक हो गया विषमांगी उत्प्रेरण। यानी बात करें समांगी में क्या होता है, नाम से पता चल रहा है वैसे तो हमें, समान अंगी, समान अवस्थाएं हो। एक रिएक्शन बता रहा हूं तुम्हें, SO2 का ऑक्सीकरण करेंगे तो SO3 बनता है। SO2 भी गैस, O2 भी गैस और NO उत्प्रेरक काम में लेते हैं तो ये भी अपने आप में गैस। तो देखा ना, और बनने वाला भी गैस। बनने वाला तो कुछ भी उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता विशेष, पर भाग लेने वाला रिएक्टेंट और उत्प्रेरक कैटलाइज दोनों यदि एक ही अवस्था में हो, समान अवस्था में हो, भाग लेने वाला उत्प्रेरक और रिएक्टेंट दोनों ही क्या हो, समान अवस्था में हो, तो उसे समांगी उत्प्रेरण क्रिया कहते हैं। ऐसी क्रिया जिसमें भाग लेने वाले एक ही अवस्था में हो। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जो आपको नोट्स में मिलेंगे, उसमें एक ही अवस्था में है सारे के सारे, बट अवस्था अलग अलग हो। जैसे नाइट्रोजन भी गैस, हाइड्रोजन भी गैस, मिलकर बनती है अमोनिया, ये भी गैस, पर उत्प्रेरक क्या लेते हैं, याद करो पीछे लिया था। आयरन चूर्ण लेते हैं तो आयरन चूर्ण कैसा हुआ, सॉलिड। तो क्या एक ही अवस्था में हुए? नहीं, भाग लेने वाले उत्प्रेरक और अभिकारक अलग अलग अवस्था में हो, अलग अलग अवस्था में हो तो क्या होगा, विषमांगी उत्प्रेरण कहलाएगा। एक ही अवस्था में हो तो समांगी उत्प्रेरण कहलाएगा। तो उत्प्रेरण घटना अवस्थाएं एक नजर आए तो समांगी, अवस्थाएं अलग अलग नजर आए तो विषमांगी उत्प्रेरण कहलाती है। ये तो हुआ उत्प्रेरण। और उत्प्रेरण में भाग लेने वाला होता है उत्प्रेरक, और ये उत्प्रेरक को भी कैटेगराइज किया गया अलग अलग। कितने भागों में बोले तो उत्प्रेरक जो काम आता है उस केमिकल को भी
उत्प्रेरक उस केमिकल को भी 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 तो वो जो विक्रिया के वेग को बढ़ाए उसे तो कहते हैं धनात्मक उत्प्रेरक। इनको एक एक को पढ़ेंगे हम। धनात्मक उत्प्रेरक ना कि क्रिया उत्प्रेरक करने वाला। नंबर 2 ऋणात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक। और नंबर 3 होता है स्वतः, अपने आप स्वतः उत्प्रेरक। और एक होता है प्रेरित। नंबर 4 होता है प्रेरित उत्प्रेरक। प्रेरित बोले तो दूसरों से प्रेरित होने वाला प्रेरित उत्प्रेरक। एक एक के बारे में पढ़ेंगे, उदाहरण भी बताऊंगा एक एक के। सुनो, 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। देखिए, वो रासायनिक पदार्थ जो विक्रिया के वेग को बढ़ाता है घटाता है उसे तो क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? उत्प्रेरण कहते हैं। ये बात समझ गए होंगे। उत्प्रेरण क्रिया 2 प्रकार की, समांगी और विषमांगी। पर जो उत्प्रेरक है ना काम करने वाले, ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा? धनात्मक। अब धनात्मक नाम से पता लगा सकते हो आप। अरे वो उत्प्रेरक जो विक्रिया के वेग को बढ़ाता है। अभिक्रिया का वेग जिसकी वजह से बढ़ता है, बढ़ जाए मतलब समझ लो वो धनात्मक उत्प्रेरक है। उदाहरण समझो आप। जो उदाहरण मैंने बताया वो बढ़ने वाले बताया अब तक। SO2 से O2 की क्रिया हो रही है और SO3 बन रहा है। और यहां आप काम में ले रहे हो, क्या काम में ले रहे हो? जैसे कि NO गैस काम में ले रहे हो। तो ये जो गैस काम में ले रहे हो ये विक्रिया के वेग को बढ़ाती है। बोले तो NO कैसा उत्प्रेरक हो गया? धनात्मक उत्प्रेरक हो गया। और देखो, नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर आयरन चूर्ण बना रही है। क्या बना रही है? आयरन चूर्ण बना रही है। तो आयरन चूर्ण काम में लिया जा रहा है, अमोनिया बना रही है। तो आयरन चूर्ण भी यहाँ क्या है? धनात्मक उत्प्रेरक। NO भी क्या है? धनात्मक उत्प्रेरक। बहुत सारे उदाहरण है जो धनात्मक के है, ये विक्रिया के वेग को बढ़ाते ही है। बट काफी जगह ऐसे कंटेन भी लेने पड़ते हैं जो क्रिया अपने आप में बहुत स्पीड से होती है। और कोई क्रिया बहुत स्पीड से होने से क्या हो जाता है कि वहां हो सकता है विस्फोट हो जाए। इसलिए कुछ क्रियाओं को रोकना भी पड़ता है, कम भी करना पड़ता है। जैसे दूसरा उत्प्रेरक पढ़ाता हूं ऋणात्मक, जिसमें यही देखने को मिलेगा कि वहां कौन कौन सी घटना है जिसको रोकना पड़ता है, कौन रोकता है। रोकने वाला ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाता है। किसको? इस क्रिया को रोकने वाला। ऋणात्मक उत्प्रेरक की बात करें तो देखिए H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड टूटेगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड टूटेगा। टूटने की क्रिया के दौरान यदि आप ग्लिसरीन डाल दो, ग्लिसरीन डाल दो तो इसका वियोजन जो होता है, इसका वियोजन जो होता है वो जन और हाफ O2 में भी होता है, हाइड्रोजन और किसमें होता है? ऑक्सीजन में भी होता है। जब इसका वियोजन होता है तो ग्लिसरीन इसके वियोजन को रोकता है। तो ग्लिसरीन मंद करने का काम करता है, इसलिए उसे मंदक भी कहते हैं। मंदक बोले तो क्रिया को रोकने वाला ऋणात्मक उत्प्रेरक भी कहते हैं। पेट्रोल गर्मियों के दिनों में अपने आप ही उड़ता है, इसको कहते हैं अपस्फोटन। अपस्फोटन, पेट्रोल का अपस्फोटन मतलब पेट्रोल की वाष्प बन के उड़ना। ये ना हो, कौन उड़ाना चाहेगा पेट्रोल को? ना हो। इसलिए पेट्रोल पंप वाले टैंक में तेल डाला जाता है, तेल ना कि तेल। अरे तेल है, तेल मतलब है टेट्रा एथिल लेड। टेट्रा एथिल, एथिल मतलब C2H5 की संख्या, टेट्रा मतलब 4, लेड मतलब Pb। C2H5 होल 4 Pb ये कंटेन केमिकल है। इस केमिकल को डालने से तेल उड़ता नहीं है, उसका अपस्फोटन होना रुक जाता है। इसलिए ये भी रोकने वाला ही है, इसलिए इसे भी क्या कहते हैं? ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। बढ़ाने वाला धनात्मक, घटाने वाला ऋणात्मक। तो तीसरा कौन सा है? प्रेरित, स्वतः। स्वतः मतलब अपने आप ही ऐसा कैसे हो जाता है? अब स्वतः पढ़ लेते हैं, देखिए स्वतः के बारे में।
तीन है स्वतः उत्प्रेरक। स्वतः मतलब वो उत्प्रेरक जो अपने आप बिना किसी की बाहर से मदद लिए स्वयं ही अपने अभिक्रिया के वेग को बढ़ा सकते हैं। उदाहरण लेते हैं एथिल एसीटेट का। एथिल एसीटेट ये होता है C2H5 है यहाँ पर एथिल एसीटेट है। एथिल एसीटेट का जल गठन होता है ना, तो जल गठन ऐसे होता है, टूटता ही H प्लस OH माइनस बनाता है, तो ये टूट के CH3COH, पर इसको बनाने में खूब दिन लग जाते हैं और एसिटिक अम्ल बनाता है, साथ में एथेनॉल बनाता है। आपको याद होगा, पीछे क्लासों में पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो सुन लो। एथिल एसीटेट नाम है इसका, एथिल एसीटेट। बेटा एथिल एसीटेट को टूटने के लिए, एथिल एसीटेट को तोड़ने के लिए, जल अपघटन करवाने के लिए अम्ल की आवश्यकता है, बट हमारे पास अम्ल तो है नहीं। तो इस कंडीशन में जब अम्ल नहीं है तो टूटेगा जरूर, बट टूटते ही सबसे पहले अम्ल बन गया। ये अम्ल बन गया एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल बन गया? एसिटिक अम्ल बन गया। और एसिटिक अम्ल चाहे अम्ल कौन सा भी हो वो H+ जरूर देगा। तो इसमें बनने वाला उत्पाद ही, इसमें क्रिया में बनने वाला उत्पाद ही क्या करता है? अम्ल H+ देता है, और इसी की वजह से क्रिया जो वर्षों दिन लग रहे थे वो अब फटाफट हो जाती है। बाकी क्रिया शुरू में टाइम लगता है, पर बाद में क्रिया कंप्लीट फटाफट हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं फटाफट हो जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं इस क्रिया में ये खुद ही क्या करता है? उत्प्रेरक का कार्य करता है। समझ पा रहे हो आप मेरी बात? आगे हम बात करते हैं, स्वतः अपने आप होने वाली क्रिया है ये, तो अपने आप ही हो रहा है। एसिटिक अम्ल अपने आप ही क्रिया को क्या कर रहा है? वेग को बढ़ा रहा है। ये जब तक नहीं बनेगा तब तक नहीं होगा, इसके बनते ही क्रिया फटाफट होने लग जाएगी। ठीक, आगे हम बात करते हैं 4 नंबर, प्रेरित उत्प्रेरक। अब प्रेरित का तो नाम से वैसे पता चल रहा है, प्रेरित मतलब एक दूसरे को प्रेरित करने से उत्प्रेरक का काम करे, या एक दूसरे प्रेरित होकर काम करे। तो कैसा होता है? देखिए, एक होता है सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीकरण किया जा सकता है, हो जाता है, हो भी जाता है, और क्या बना लेता है? सोडियम सल्फेट बना लेता है, राजी राजी बना लेता है, कोई दुविधा ही नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती। सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फेट बना लेता है, सल्फेट, सल्फेट बना लेता है। ये सोडियम सल्फाइड है ना, ये सोडियम सल्फाइड, सल्फाइड से सल्फेट बन जाता है। बट एक होता है सोडियम आर्सेनाइड, ASO3, आर्सेनाइड, सोडियम आर्सेन सल्फाइड है, तो ऐसे आर्सेनाइड है। इसका ऑक्सीकरण जब करवाने लगे ना, तब देखने को कोई विचित्र संभावनाएं होने लगी, तो यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। क्यों भैया ऐसा? भाई इसका हो रहा है, इसका क्यों नहीं हो रहा? नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, कुछ रिएक्शन होती है, नहीं होती है। बट इसने देखा कि ऊपर वाला हो रहा है, क्यों ना इसके साथ चला जाऊं। जब ये पास हो रहा है तो मैं भी पास हो सकता हूं, तो इस पास होने वाले के पास चला गया। बोले तो हुआ क्या? ये दोनों मिल गए, क्या मिल गए? Na2SO3, जहां जहां दिखाना उसी के पास जाके बोलना कि मैं भी तेरे साथ चलूंगा, Na3ASO3। चल भाई कोई दिक्कत नहीं, मेरा तो ऑक्सीकरण होने वाला है। वैसा वो कहता है ये मैं भी करूंगा, तब इसका ऑक्सीकरण हो जाता है ना, साथ साथ में इस पप्पू का भी ऑक्सीकरण हो जाता है, और पप्पू पास हो जाता है। दोनों का ही Na2SO4 बन जाता है, और इसका Na3AS3 का वही 4 बन जाता है। दोनों का इसका तो सल्फेट, इसका आर्सेनेट, कुछ भी हो, दोनों का ऑक्सीकरण हो चुका है। इसकी ऑक्सीकरण नहीं हो पा रहा था, इसकी वजह से, सल्फाइड की वजह से इसका भी ऑक्सीकरण हो गया। तो अपने आप में इसने इसको प्रेरित किया कि नहीं किया? किया ना। ये नहीं होता तो शायद ये पास नहीं हो पाता, इसलिए इसकी वजह, इसका ऑक्सीकरण करवाने का कारण इसका है। इसको प्रेरित उत्प्रेरक कहते हैं। सोडियम सल्फेट दूसरों का भी ऑक्सीकरण करवा सकता है, प्रेरित कर सकता है, इसलिए सोडियम सल्फेट को प्रेरित उत्प्रेरक कहा जाता है। ये उत्प्रेरक हो गए 4 प्रकार के, वे उदाहरण सहित आपको याद रखना है। ठीक, परिभाषा और उदाहरण आपको याद रखना जरूरी है। ओके, आगे हम बात कर लेते हैं कि जो उत्प्रेरक है 2 कैटेगरी और भी बांटी गई है, वो क्या है?
देखिए एग्जाम्पल आपके सामने है। एग्जाम्पल वही ले लेते पुराना वाला, नाइट्रोजन हाइड्रोजन क्रिया करता है, क्रिया करने से अमोनिया बनता है। ये अमोनिया तब तक नहीं बनेगा जब तक आप इसमें क्या नहीं डालोगे, आयरन चूर्ण नहीं डालोगे। ठीक है, आयरन चूर्ण यहाँ पे मैं बता दूं फिर से आपको, आयरन चूर्ण उत्प्रेरक है। ठीक है, उत्प्रेरक की वजह से क्रिया जल्दी हो जाएगी। पर जब ये होती है क्रिया तो उसके दौरान दो संभावना ये होती है कि इसके साथ में या तो ले सकते हैं मोलिब्डेनम, MO मोलिब्डेनम है अपने आप में धातु है, या ले सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये सही, ये धातु है, तत्व है ये मोलिब्डेनम। ये क्या है? गैस है। दो संभावना देखी गई, बट जब देखा गया कि मोलिब्डेनम लिया ना, तो एक बार समझो दोबारा से आप, इन दोनों को क्रिया करवाई हमने बिना उत्प्रेरक के। क्या करवाई? बिना उत्प्रेरक के। नंबर 1 बिना उत्प्रेरक, उत्प्रेरक क्रिया करवाई तो समय लगा मान लो 1 घंटा या 1 दिन लग गया। कितना लग गया? 1 दिन। पर जैसे ही उत्प्रेरक डाला, उत्प्रेरक क्या आयरन उत्प्रेरक डाला तो दिन लगा, टाइम लगा 1 घंटा, 1 घंटा लगा, 1 घंटा। बट जब देखा गया तीसरी संभावना में, आयरन तो ये लिया था, उसमें मोलिब्डेनम ले लिया धातु, तो वहां तो बहुत कुछ देखने को मिला। वो 1 मिनट में हो गया पूरा। कितने मिनट में? 1 मिनट में कंप्लीट। और जब देखा गया ना कि आयरन के साथ मोलिब्डेनम नहीं है, आज सेट है, और उसकी जगह कौन आ गया? कार्बन मोनोऑक्साइड आ गया। तब तो देखने को ये मिला कि क्रिया वापस से आज 1 दिन लगने लग गया। क्यों रे भाई, इसने क्या इसका बिगाड़ दिया? तो इसको समझने की बात ये है, बिना उत्प्रेरक तो क्रिया पॉसिबल है ही नहीं, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ठीक, क्यों लगता है? इसका भी अगर कारण समझाऊं तो देखिए उत्प्रेरक क्या करता है, समझना इस चीज को कि ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट को उत्पाद बनाने के लिए एक पीक पॉइंट तक जाना पड़ता है। कहने का मतलब आपको, आप भी 11th क्लास से 12th में आ चुके हो, पर 12th पास होने के लिए आपको एग्जाम तक गुजरना पड़ेगा, बहुत तगड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत पसीना बहाना पड़ेगा। यहां तक जो कि जाके आ गया ना, वो क्या कर देगा? पास हो जाए। परंतु उसको पास होने में मदद कौन करता है? टीचर लोग करते हैं, सामग्री पढ़ने वाली जो है वो मदद करती है। तो हम लोग क्या है, आपके लिए उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं, आपकी मदद कर रहे हैं। मदद क्या कर रहे हैं? किस एग्जाम के लेवल को, मतलब जो आपको हार्ड लग रहा था, उस लेवल को इतना अच्छा आपका तैयार कर रहे हैं, इतना आपका बेसिक तैयार कर रहे हैं, सारी चीज समझा रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। किताब से नहीं समझ में आया, आपको एक्सप्लेन करने से आसान हो गया, और वो बोर्ड एग्जाम आपको पास में लगने लग गया। तो बोर्ड एग्जाम पास में आने का मतलब है, जो आवश्यकता थी ना इतनी मेहनत करने की, अब उसमें से हमने आधी मेहनत तो हमने कर ली, आधी मेहनत से आपका लेवल अच्छा हो गया। अब आपको वहां तक इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपकी सक्रिय ऊर्जा बढ़ जाती है। अरे सिंपल सी बात है, उत्प्रेरक की वजह से, टीचर की वजह से आपकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। ये संभावना का बढ़ जाना क्या है? सक्रिय ऊर्जा है। ये इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अब टीचर की वजह से इतनी करनी पड़ेगी। सोचो टीचर ना होना तब आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है चीज को समझने के लिए। तो यहां तक समझना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पर हमारी वजह से मेहनत कम करनी पड़ेगी। अब हमारी वजह छोड़ दो, यहाँ उत्प्रेरक पे आ जाओ। उत्प्रेरक वो पदार्थ है जो अभिक्रिया को उत्पाद बनाने के लिए जो मेहनत करनी पड़ेगी ना, वो मेहनत कम करनी पड़ेगी, ये काम है उत्प्रेरक का। तो बिना उत्प्रेरक के तो 1 दिन लगेगा समझने में आपको। उत्प्रेरक आ गया तो 1 घंटे में समझ में आ जाएगा, और ये आ जाए तो ये मतलब साथ में नोट्स भी आ जाए, वीडियो आ जाए, समझ में और एक्स्ट्रा चीज मिल जाए, आपको उदाहरण दे दे कोई, तो और भी जल्दी समझ में आ गया, 1 मिनट में समझ में आ गया, समझ लो आप। तो ये एक ऐसा पदार्थ है जो हमारे को भी एक्टिव करता है। बोले तो जैसे मान लीजिए कोई चीज हमें मिल गई, वो एग्जाम्पल हमें मिल गया, वो एग्जाम्पल आपको बता दिया, तो ये तो उत्प्रेरक था, आयरन उत्प्रेरक है, और उत्प्रेरक के साथ में लिया मोलिब्डेनम, ये उत्प्रेरक को एक्टिव करता है, इसका प्रभाव क्रिया पर नहीं पड़ा है। समझो इस चीज को, आयरन क्या करता है? अभिक्रिया को तेज करता है, पर आयरन के साथ आपने ले लिया मोलिब्डेनम। समझना, ये मोलिब्डेनम क्या करता है? इस आयरन को और भी एक्टिव कर देता है। जैसे हम काम करने के लिए आए और हमें कोई कहने वाला मिल जाए कि पढ़ाइए, अच्छा पढ़ाइए, अच्छा हम पढ़ाएंगे, अच्छा हम इतना पढ़ाएंगे एक्टिव होंगे, तो ये जो करने वाला है ना, ये इसको एक्टिव करने वाला, हमें भी एक्टिव करने वाला, तो उत्प्रेरक को भी एक्टिव करने वाला। जो उत्प्रेरक को भी एक्टिव कर दे, बढ़ा दे, तो उस एक्टिव को
उस पदार्थ को उत्प्रेरक का वर्धक कहते हैं, वृद्धि करवाने वाला। तो उत्प्रेरक की भी क्रियाशीलता को बढ़ाने वाला, बोलो, उत्प्रेरक की भी सक्रियता को या क्रियाशीलता को बढ़ाने वाला उत्प्रेरक वर्धक कहलाता है। और दूसरा, जो मोलिब्डेनम है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, अगर ये साथ में ले लिया ना तो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बढ़ने की जगह घट जाएगी, और इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड को उत्प्रेरक मंदक कहते हैं। उत्प्रेरक मंदक, उत्प्रेरक मंदक घटाने वाला या उत्प्रेरक विष, उत्प्रेरक विष। जो उत्प्रेरक काम कर रहा था उसको भी रोक दिया कि चाहे नहीं करना, तो भी काम नहीं पढ़ाना, बैठ जाओ। मतलब यहां पे इसको रोकने वाला तो है विष, बढ़ाने वाला वर्धक। तो उत्प्रेरक दो प्रकार के आगे और आते हैं, हालांकि अभिक्रिया पर नहीं इफेक्ट करता, ये इस पर करता है उत्प्रेरक के ऊपर। तो उत्प्रेरक पर प्रभावित, ये उत्प्रेरक को प्रभाव डालने वाले दो रसायन हैं। उत्प्रेरक को सक्रियता को, क्रियाशीलता को बढ़ाने वाला तो वर्धक कहलाता है, और घटाने वाला मंदक कहलाता है। ठीक, अब ये तो हो गए सारे उत्प्रेरक। अब उत्प्रेरक काम कैसे करता है वो हम पढ़ेंगे उसकी क्रियाविधि के द्वारा। किसके द्वारा? क्रियाविधि के द्वारा, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।